बीबीसी दुनिया में आज देखिए, पाकिस्तान में भारत के हमले, बढ़ा तनाव। पाकिस्तान के ठिकानों पर भारत के हवाई हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने दोनों देशों से की संयम बरतने की अपील। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। भारत पाकिस्तान तनाव के अलावा कार्यक्रम में आज डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से टैरिफ वॉर छिड़ने के बाद तनाव सुलझाने के लिए पहली बार स्विट्जरलैंड में मिलेंगे चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि। जानेंगे क्या है उम्मीद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, यूक्रेन पर दबाव डाल रूस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दिखाएंगे उन्होंने बीबीसी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में और क्या कहा। और शुरू हुई कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप के चुनाव की प्रक्रिया। 133 कार्डिनल चुनेंगे नया पोप। जानेंगे कौन कौन है अहम दावेदार। भारत ने बीती रात एलओसी के उस पार और पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए हैं। यह कार्रवाई बीते महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस हमले के जवाब में की गई है, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। और ये तस्वीरें पाकिस्तान के बहावलपुर शहर की। प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बताया है कि यहाँ कई धमाके सुनाई दिए। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के हमलों में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई है, कई घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना का कहना है कि नियंत्रण रेखा के पास पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी में 15 नागरिकों की मौत हुई है। और भारत के विदेश सचिव ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत ने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है और सेना के किसी भी ठिकाने पर हमला नहीं किया गया है। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहा, वो देखें। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। और पाकिस्तान की सेना ने रात को ही बीबीसी से भारत के हमलों की पुष्टि कर दी थी। पाकिस्तान की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उसने अपनी धरती पर आतंकवादी शिविर होने के भारत के दावे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने यह भी दोहराया कि भारत के ये आरोप निराधार हैं और पाकिस्तान निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। और भारत ने जिन 9 ठिकानों पर हमला किया है, उनमें से एक है सवाई नाला कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद में है। कल रात हुए हमले के बाद यहां बीबीसी उर्दू की संवाददाता फरहत जावेद पहुंची और हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद में हूँ। मुजफ्फराबाद में शवाई के इलाके में हूँ। ये वो इलाका है जहाँ जो कल रात जो इंडियन फोर्सेस की जानिब से जो अटैक किया गया है, उसमें एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। बिलाल मस्जिद नाम है इस मस्जिद का, जिसको टारगेट किया गया है। और जो अभी मैंने यहाँ पे इस वक्त एरिया जो है मुकम्मल तौर पे कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पे आर्मी के ट्रूप्स हैं, पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके एहलकार भी यहाँ पर तैनात हैं। मैंने आगे जाके मस्जिद को देखा है और जो मस्जिद है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुकी है। ना सिर्फ कि मस्जिद डैमेज हुई है, बल्कि उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। जो सिक्योरिटी का अमला है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर क्लियरेंस की जा रही है, एरिया को क्लियर किया जा रहा है। हम जब यहाँ पे पहुँचे तब भी यहाँ पर एक खोल हमें पड़ा हुआ मिला था, जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने बताया कि उस मिसाइल का हिस्सा है जो कि यहाँ फेंका गया है। आपको यहाँ पर ये छत जो है, छत का एक हिस्सा है मस्जिद ही का, जो कि यहाँ तक आके गिरा है और ये अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे आबादी है इस एरिया में, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो नीलम वैली और दूसरी जो आबादियाँ हैं वहाँ से आए हैं और वो यहाँ से पहले ही मूव कर चुके हैं। तकरीबन 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यहाँ से मूव करके आगे जा चुकी है। जो गलियाँ हैं वो हमें खामोशी वहाँ दिखाई देती है, लेकिन एक टेंशन है। हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे इलाकों से सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं जो डैमेज हुआ है उसको, लेकिन यहाँ से आगे वो नहीं जा सकते। जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है इस वक्त शहर का, वो खासा हमें टेंस दिखाई दे रहा है। स्कूलों में आज छुट्टी है।
लोग जो हैं हमने देखा कि दूर के हिस्सों से भी यहाँ आ रहे हैं मस्जिद को देखने के लिए, लेकिन इस एरिया से आगे उनको नहीं जाने दिया जा रहा। तो एक परेशानी है लोगों में, ख़ासतौर पे इस इलाके में जो रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुजफ्फराबाद के बिल्कुल सेंटर में और एक रिहायशी इलाके के मरकज़ में जो मस्जिद मौजूद है उसको भी टारगेट किया जा सकता है। तो लोग परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं और जो ज़्यादा जो टेंशन है वो इस एरिया में हमें नज़र आ रही है। और भारतीय सेना ने मुरीदके में मौजूद मरकज़े तैयबा को भी निशाना बनाया, जो भारत पाकिस्तान के बीच मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बीबीसी के उर्दू संवाददाता उमर दराज नांगियाना वहां पहुंचे और हमले के चश्मदीदों से बात की। और ब्लास्ट हुआ इधर आके, तो मैं फ़ौरन निकला हूँ घर से भी निकलते ये साथ ही मस्जिद है, मस्जिद तक आया हूँ। तो लगातार 3 मतलब के मिसाइल उन्होंने जो छोड़े थे वो तीनों का ब्लास्ट मतलब कि मैंने सुना है, और अच्छी खासी मतलब कि जो कहते हैं ना दमक बढ़ी है, वो अच्छी खासी बढ़ी है। मेन मस्जिद है मरकज़ तैयबा की, उसके ऊपर गिरे हैं आकर, तो बस ऐसे महसूस हुआ कि जैसे सुरख आसमान हो गया। और प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि बहावलपुर स्थित सुभान अल्लाह जामा मस्जिद पर भारत की तरफ से किए गए हमले में उनके ख़ानदान के 10 लोग और 4 करीबी साथी मारे गए हैं। जारी बयान में दावा किया गया है कि मरने वालों में मसूद अजहर की बड़ी बहन, उनके पति, मसूद अजहर के भांजे और उनकी पत्नी, एक और भांजी के अलावा परिवार के 5 बच्चे भी शामिल हैं। ये भी कहा गया है कि भारतीय हमले में मसूद अजहर के करीबी साथी और उनकी मां के अलावा 2 और करीबी साथी मारे गए हैं। और भारत और पाकिस्तान में बढ़े तनाव से पूरी दुनिया में चिंता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता ने कहा कि गुटेरेश नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, वो सुनते हैं। ये शर्मनाक है। हमने अभी ओवल ऑफिस जाते हुए इसके बारे में सुना। मुझे लगता है लोगों को इसकी आशंका थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। वो लंबे वक्त से एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, कई दशकों से, असल में लगभग 1 सदी से। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच गहराते सैन्य टकराव को लेकर बहुत चिंतित हैं। रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा है कि रूस आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा करता है। उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जा सकता है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान को अफसोसजनक बताते हुए कहा, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वो दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। दोनों को संयम बरतना चाहिए। वहीं भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने एक्स पर भारत के समर्थन में पोस्ट किया और लिखा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने भारत पाकिस्तान तनाव को गंभीर बताया। फ्रांस ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस हैं और दोनों में बढ़े तनाव से पूरी दुनिया में चिंता है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बोवेन। कुछ समय से ऐसा होने की आशंका थी। उन बर्बर हत्याओं के बाद तनाव बढ़ता जा रहा था, मगर मुझे लगता है कि संघर्ष खतरनाक ढंग से गहराता जा रहा है। अब मसला ये है कि बात कहां तक बढ़ती है और कहां जाकर थमती है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि इनके करीबी देशों के नेताओं और अधिकारियों ने कहा होगा कि अब इसे बेकाबू ना होने दें, क्योंकि ये जानना अहम है कि दोनों देशों में पुरानी दुश्मनी है। कश्मीर पर विवाद की वजह से वो कई युद्ध लड़ चुके हैं और उनके पास परमाणु हथियार भी हैं। तो ये हर फिक्रमंद लोगों के लिए अहम है, उन पत्रकारों के लिए भी जो इस पर बात कर रहे हैं। उन्हें किसी भी बुरे हालात के बारे में पहले से ही बात करने से बचना चाहिए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के इस हिस्से में जहां संघर्ष की जड़ें गहरी हैं, वहां ये लम्हा बेहद खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद छिड़े ट्रेड वॉर के बीच चीन और अमेरिका पहली बार टैरिफ पर बात करने जा रहे हैं। अमेरिका ने बीते महीने से चीन से आयात होने वाले सामान पर 145% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर 125% का टैक्स लगा दिया था। अब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट शनिवार को स्विट्जरलैंड में चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग से मुलाकात करेंगे।
इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बातचीत में एक दूसरे के सम्मान और हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चीन पर किसी तरह का दबाव काम नहीं करेगा। और थिंक टैंक चैथम हाउस में चीन मामलों की सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर यू जाई बता रही हैं कि जिन हालातों में ये बातचीत हो रही है, क्या उससे कोई हल निकलने की उम्मीद है? Obviously, I think the two men, He Lifeng and Scott Benson, have never really met with. हे लिफेंग और स्कॉट बेंसन में पहले मुलाकात नहीं हुई है। उनके बीच बस फोन पर बात हुई थी। तो चीन और अमेरिका की टीमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगी। इस बार चीन की नेगोशिएशन टीम 2018 में बातचीत करने वाली टीम से अलग है। तो अभी दोनों देशों की टीमें ये देखेंगी कि सामने कौन है, क्या है। आप देखेंगे कि अमेरिका की ज्यादातर ट्रेडिंग पार्टनर सीधे व्हाइट हाउस जाकर डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं। चीन के मामले में उन्होंने न्यूट्रल जगह चुनी है, जो ना चीन में है न अमेरिका में। ऐसे में लगता है कि इस मामले में चीन का पलड़ा थोड़ा भारी है। Our side seems to be China is on the upper hand in this case. और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीबीसी के निक रॉबिन्सन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने की ट्रंप की सभी कोशिशें सिर्फ पुतिन को लुभाने के लिए हैं। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में जो बाइडेन ने यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के 80 साल पूरा होने के मौके पर बीबीसी रेडियो 4 से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। ये वो कमरा है जहां 50 साल से भी पहले जो बाइडेन ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के बाद पहली बार बात करते हुए उन्होंने बीबीसी के निक रॉबिन्सन से कहा कि नेटो गठबंधन टूटने की कगार पर है। ये बहुत चिंता की बात है। मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो ये आधुनिक इतिहास को बदल देगा। मुझे डर है कि हमारे सहयोगी अब शक करने लगेंगे कि हम बीते 80 सालों से जहां हैं, क्या हम वहां टिके रहेंगे। मुझे फिक्र है कि नेटो समेत बाकी कई मामलों से डील करने में अमेरिका और अमेरिकी नेतृत्व की काबिलियत पर से यूरोप का भरोसा हट जाएगा। यूक्रेन पर रूस के शुरू हुए हमलों के 3 साल बाद बाइडेन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जंग खत्म करने की सारी कोशिशें पुतिन को लुभाने के लिए थीं। आप सुनिए पुतिन ने क्या कहा जब वो कीव से यूक्रेन के और अंदर तक घुसने की बात कर रहे थे। वो इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिस रूसी तानाशाही यानी सोवियत संघ को वो चलाते हैं उसका पतन हो चुका है। और अगर कोई ये सोचता है कि वो रुकने वाले हैं तो वो बेवकूफ है। Soviet Union has collapsed, and anybody thinks he's going to stop is just foolish. जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक दोस्त की तरह स्वागत किया था। You're right now not in a very good position. तो अब राष्ट्रपति ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई उस बहस के बारे में वो क्या सोचते हैं? I found it sort of beneath America, the way that took place. वो सब जिस तरह से हुआ मुझे लगा ये अमेरिका के कद को गिराने वाला था। हम जो ये पनामा को वापस लेने, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने या कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की जो बातें करते हैं, ये सब क्या पागलपन है? कौन सा राष्ट्रपति ऐसी बातें करता है? ये अमेरिका नहीं है। हम आज़ादी और लोकतंत्र के समर्थक हैं, कब्जे के नहीं। We're about freedom, democracy, opportunity, not about confiscation. और पोप फ्रांसिस के निधन के बाद नए पोप का चुनाव होना है। 133 कार्डिनल्स नए पोप के लिए वोटिंग करेंगे। नए पोप के चुनाव तक इनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होगा। जीत के लिए एक कैंडिडेट को 2/3 वोट की ज़रूरत होती है। इसमें कई दिन लग सकते हैं। छत पर लगे चिमनी से धुआं छोड़ नए पोप के चुने जाने की जानकारी दी जाती है और काले धुएं का मतलब है कोई फैसला नहीं हो पाया है, जबकि सफ़ेद धुआं इस बात का संकेत देता है कि नया पोप चुन लिया गया है। देखिए बीबीसी के बुलेटिन एडिटर अलीम मकबूल की रिपोर्ट। हाल के दिनों में खूबसूरत सिस्टीन चैपल को वोटिंग के लिए तैयार किया गया है। वोट करने वाले भी तैयारियों में जुटे हैं। वो हर रोज इकट्ठा होकर अपने सहकर्मियों की प्रोफाइल पर नजर बनाए हुए थे।
they're quite different. वोट करने वाले 3 कार्डिनल्स ब्रिटेन से हैं। We're going to be locked in and हम एक जगह बंद होने वाले हैं। घबराया हुआ हूँ क्योंकि धीरे धीरे पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ कैथोलिक्स की ही दिलचस्पी नहीं है, पोप फ्रांसिस की पूरी दुनिया में एक पहचान है। in the person of Pope Francis. Well, here at Rome's Basilica of St. Paul outside the... यहाँ रोम के सेंट पॉल बेसिलिका की दीवारों के बाहर अब तक जितने भी पोप हुए हैं उन सब का इतिहास दर्ज है। Mosaics of every single... लेकिन यहाँ नजर आने वाले पोप्स में ज्यादातर इटली से थे। इस बार के कॉन्क्लेव में सबसे ज्यादा विविधता है। फिर भी अगला पोप बनने के लिए इटली से भी दावेदारी है। पिएट्रो पेरोलिन पोप फ्रांसिस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। वो उनकी जगह दुनिया के नेताओं से भी मिलते थे और वो पोप की रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। यरूशलेम के पेट्रियार्क पियर बाटिस्टा पिज़्ज़ाबाला गजा में संघर्ष के दौरान काफी सुर्खियों में रहे हैं। वो 60 साल के हैं और युवा दावेदारों में से एक हैं। मगर इटली के अलावा फिलीपींस के लुई एंटोनियो तागले के बारे में भी चर्चा है, जिन्हें कुछ लोग एशियन फ्रांसिस भी कहते हैं। घाना के पीटर टर्कसन सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी ख्याल रखते हैं। पिछले कॉन्क्लेव में भी वो प्रभावशाली दिखे थे। इसके अलावा अमेरिका के रॉबर्ट प्रीवोस्ट और मार्से के जियां मार्क अवेलिन भी दावेदार हैं। अब वो चिमनी लगा दी गई है जहां से निकलने वाला धुआं पोप के चुने जाने का संकेत देता है। बीबीसी के रिलीजन एडिटर अलीम मकबूल की रिपोर्ट। और अब बात लिंक्स यानी एक तरह की जंगली बिल्ली की। इसका जन्म इंग्लैंड के एक जू में हुआ था। ये ब्रिटेन की पहली ऐसी लिंक्स हो सकती है जो पैदा तो जू में हुई, लेकिन उसे जंगल में छोड़ा जाना है। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।